हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम ब्राइट डायरेक्शन क्लासेस। चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रियली वर्क करता है। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। मैंने बेसिकली डायग्राम में वही नाम लिए हैं जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है अभी से। मैं बताऊँगा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, समझाऊँगा कि पूरा डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है। ये माउथ, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं माउथ के बारे में और इसोफेगस के बारे में, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सारे बेसिकली पार्ट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन का। सबसे पहला प्रोसेस होता है खाने को इनटेक करना। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप माउथ के थ्रू खाने को इनटेक करते हैं और ये देख रहे हैं, ये माउथ से एनस तक का पूरा जो ये रास्ता है, ये पूरा देखो कैसे घूम घूम के ये एनस तक पहुँचता है। तो ये माउथ से एनस तक का जो ये रास्ता होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं हम इसे। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको एलिमेंट्री कैनल के बारे में बताया। अब स्टूडेंट, मैं आपको ये कि खाना कैसे माउथ में जाता है और माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट बनाने का मेरा पर्पस ये था कि मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि खाना हम कैसे कैसे खाएंगे। हम यहाँ क्या करा, हमने सबसे पहले खाने को इनटेक करा माउथ के थ्रू। रियली माउथ के थ्रू जब हमने खाने को इनटेक करा तो हमारा जो माउथ होता है वो क्या क्या चीज़ें करता है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये मिसप्रिंट यहाँ पर हो गई, यहाँ पर टीथ लिखना चाहिए था मेरे को। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैं बताऊँगा कि जब हम खाना खाते हैं तो टीथ यानी दांत जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं उस खाने पे। और फिर मैं ये टंग के बारे में बताऊँगा, ये खाने को कैसे टीथ, जब हम टीथ से हम उस खाने को चबाते हैं तो कैसे मिक्स करता है ये टंग, ये भी बताऊँगा। और सलाइवरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है स्टूडेंट। फिर सेकंड प्रोसेस खाने का ये होता है, हम ईसोफेगस में खाना जाता है, ईसोफेगस से फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से खाना स्टूल्स की फॉर्म में निकल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट, मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा कि एक सेकेंड, ये मैं यहाँ से, अरे यार, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, द डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट विद द इंजेशन ऑफ द फूड। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड इज टेकन बाय द पर्सन। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि खाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है खाने को इनटेक करना। खाने को जब आप फूड को इनटेक करोगे, इस प्रोसेस को यहाँ पर इंजेशन बोला गया। इंजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, माउथ के थ्रू हम खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब माउथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, माउथ क्या होता है। द माउथ और बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। आपका जो माउथ होता है वो तीन चीज़ें कैरी करता है, यहाँ पर टीथ होते हैं। टीथ के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। आपको टंग के बारे में बताया जाएगा और आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताएगा कि क्या क्या ये तीनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं। रियली आपको फंक्शन बताऊं तो आपको तो पता है, जब हम खाने को खाते हैं तो सबसे पहले हम खाने को चबाते हैं ना। चबाने का क्या पर्पस होता है खाने को? चबाने का पर्पस ये होता है, जब आप खाने को चबाने लगते हैं ना, चबाते हैं खाने को, तो उसमें खाने में, फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च की फॉर्म में। सो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि माउथ क्या करता है, ये टीथ क्या करता है कि माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं उनका पहला फंक्शन ये होता है कि खाने को कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आपको पता है, जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, सूखा खाना खाएंगे, जब आप चबाने लगते हैं खाने को, वो ऑलरेडी गीला होने लगता है वो खाना। तो क्या कभी आपने सोचा कि आपने तो पानी भी नहीं पिया, तो फिर वो गीला खाना कैसे हुआ? तो इसका रीज़न क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। इसका रीज़न सलाइवरी ग्लैंड यूँ होता है कि हमारे जीभ यानी टंग के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। वो क्या करती है, वो रिलीज़ करती है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, लार कहते हैं हिंदी में, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू लार यानी सलाइवरी एमिलेज रिलीज़ किया जाता है, सलाइवा रिलीज किया जाता है। सलाइवा क्या करता है, वो चबाने में हेल्प करता है। वो जो हमने खाना खाया उसको ठीक से चबाने में हेल्प करता है, खाने को फुलाने में हेल्प करता है ना। ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में सबसे पहले प्रोसेस में सलाइवरी एमिलेज यानी सलाइवरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और टंग के बारे में आपको पता है, जब भी आप खाने को चबाते हैं तो टंग के थ्रू आप खाने को पूरी तरह माउथ के अंदर ही मिक्स कर लेते हैं।
ठीक है। सो स्टूडेंट ये मैंने माउथ का बताया मैंने आपको। अब फिर क्या होता है माउथ के बाद, ये आता है ईसोफेगस। अब जो आपने माउथ के थ्रू खाने को पूरी तरीके से चबा लिया है, चबाने के बाद क्या होता है खाने का कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब फंक्शन क्या होता है इसका कि जब हम माउथ से पूरा खाना चबा लेते हैं तो वो सारा का सारा खाना वो पुश कर दिया जाता है किस पे, फूड पाइप को। अब फूड पाइप पे खाना पुश होगा तो मन में तो आपके आता होगा कि क्या फूड पाइप पे खाना तो अटक जाएगा। तो रीज़न क्या होता है, खाना नहीं अटकता है। रीज़न क्या होता है कि जो हमने खाना खाया, जो खाने का जो चबाया गया खाना था वो स्मूथ होता है। स्मूथ, रीज़न स्मूथ आपको पता लग गया इस खाना स्मूथ क्यों हुआ। रीज़न क्या था, सलाइवा के थ्रू। और सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है वो ईसोफेगस तक होता है। ईसोफेगस की इनर लाइनिंग वॉल जो होती है, ईसोफेगस की इनर लाइनिंग वॉल होती है, उसको चिकना कर देता है, उसको स्मूथ कर देता है ताकि ईसोफेगस में खाना फंसे ना। अच्छा, दूसरा रीज़न होता है खाना ना फंसने का। दूसरा रीज़न होता है कि ईसोफेगस, जब हम भी खाना खाते हैं तो ईसोफेगस जो होता है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता रहता है। यानी जैसे दिल धड़कता है ना, ठीक इसी प्रकार ईसोफेगस भी एक मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने का रीज़न यहाँ पर सिर्फ इतना होता है, ये मूवमेंट करने का सिर्फ रीज़न इतना होता है ताकि खाना गले में फंसे ना और बड़ी सिंपल तरीके से स्टमक तक खाना पहुँच जाए। अच्छा, आपको मन में आ तो रहा होगा कि ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट हुई और इस मूवमेंट को बोलते क्या है। ये जो आपके ईसोफेगस ने ये जो मूवमेंट करी है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला गया है। सो होप स्टूडेंट मैंने अब मैं बताने वाला हूँ स्टमक के बारे में। स्टमक क्या करता है, स्टमक के बारे में। ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ऑफ द ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से द फूड एंटर द स्टमक वेयर द वैरायटी ऑफ जूस एक्ट ऑन इट। क्या करते हैं, और ईसोफेगस की मूवमेंट की वजह से खाना अब हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। अब स्टमक पे खाने पहुंचने के बाद स्टमक पे बहुत अलग अलग प्रकार के जूसेस या एंजाइम्स वगैरह वर्क करते हैं खाने पर। द फूड चर्न इन द स्टमक, फूड जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर चर्न होता है फॉर द अबाउट 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा अच्छी तरीके से फूड का पेस्ट बन जाता है अच्छी तरीके से। वेयर आ सेमी सॉलिड पेस्ट इज़ फॉर्म्ड। वहाँ पर क्या करते हैं, जब ये बॉडी के अंदर क्या होता है, जब आपने खाना ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से स्टमक तक खाना जो गया, वो खाना आपके स्टमक में 3 से 4 घंटे ठहर के पूरी तरह ग्राइंड होके एकदम बिल्कुल सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। सेमी सॉलिड पेस्ट इसलिए बन जाता है ताकि उसको डाइजेशन इजी तरीके से और एब्जॉर्प्शन भी हो सके, जो कि आपने खाने के साथ जो भी मुख्य न्यूट्रिशन खाए हैं। अब क्या है, द स्टमक वॉल कंटेन 3 टैबुलर ग्लैंड। आपके स्टमक की वॉल जो होती है दीवार पे, इंटरनली दीवार पे 3 टैबुलर ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दिस वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो ये इनर स्टमक के अंदर वाली वॉल पे ये जो ग्लैंड्स लगी हुई हैं, इसके थ्रू एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ किया जाता है अंदर से। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस ये क्या करता है, ये 3 तरह की चीज़ों को कंटेन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंटेन करता है ना, पेप्सिन को और म्यूकस को। ये 3 चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताऊं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट किल एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक अलॉन्ग विद फूड। कभी कभार क्या होता है, हम लोग अपने गंदे हाथों से भी खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं। अब स्टमक में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो बैक्टीरिया का मरना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ सकते हैं। तो नेचुरली हमें भगवान ने हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया जो हमारे खाने के थ्रू हमारे स्टमक तक आ जाते हैं, उनको सबसे पहले किल कर दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। अब ये क्या करता है, टर्न्स द गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जो आपने खाना इंटेक करा है, ये जो स्टमक के अंदर, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक फॉर्म में कर देता है। एसिडिक फॉर्म में इस वजह से करता है ताकि उस पर पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है वो उस पर वर्क कर पाए।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेप्सिन के बारे में बताता हूँ। पेप्सिन द एंजाइम पेप्सिन वर्क्स इन दिस एसिडिक। अब जो एसिडिक मीडियम तैयार हुआ है इसमें पेप्सिन वर्क कर पाता है। अगर ये मीडियम एसिडिक ना होता तो पेप्सिन शायद वर्क नहीं कर पाता। ये नेचुरली पेप्सिन को एक मीडियम एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम HCl एसिड बना के देता है। टू डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड टू कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्या करता है पेप्सिन का, मैं बताऊँ पेप्सिन के बारे में जितना मुझे पता है। पेप्सिन का मुख्य एक वर्क होता है। इसका वर्क क्या होता है, ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है। आपकी बॉडी में जो भी आपने फूड में कोई भी प्रोटीन की मात्रा ली होगी तो उसमें से प्रोटीन का कुछ हिस्सा जो होता है वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्या करता है ये पेप्सिन, और थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को थोड़े स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, ये दिस प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन की डाइजेशन होना हमारे स्टमक से ही शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब म्यूकस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। म्यूकस हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब आपके फ्रॉम द एसिडिक सेक्रेशन ऑफ HCl, आपके मन में ये आ रहा होगा कि HCl एसिड तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये स्टमक है, स्टमक के अंदर अगर HCl एसिड होगा तो स्टमक को खतरा नहीं होगा क्या? तो ये सभी के मन में ये क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, म्यूकस इस खतरे से बचाता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इनर लाइनिंग लेयर में जो म्यूकस क्या करता है, ये जो स्टमक का इनर लाइनिंग लेयर होती है ना, इनर लाइनिंग लेयर कहने का मतलब ये अंदर की वॉल जो होती हैं उस पे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनली कवर्ड होता है। ये इनर वाली लाइनिंग को कवर कर लेता है ताकि जो HCl एसिड हो वो डायरेक्ट इसके सरफेस के कांटेक्ट में ना आ सके। अब ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा कि स्टमक को फिर कोई खतरा नहीं होगा। तो बेसिकली म्यूकस क्या करता है, म्यूकस HCl एसिड से बचाने के लिए एक लेयर तैयार करता है, इनर लाइनिंग लेयर तैयार करता है ताकि जो एसिड होता है HCl एसिड वो स्टमक के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके उसको खतरा ना पहुंचाए। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। क्या मीनिंग है यहाँ पर कि इसने बोला कि अगर हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस ना हो तो हमारी बॉडी में हमारी स्टमक में अल्सर जैसी बीमारियों का उत्पादन हो सकता है। अल्सर बीमारी होती है, क्या अल्सर कब होती है, मान लेते हैं हमारा स्टमक है, मान लेते हैं ये हमारा स्टमक है, ऐसे करके ये स्टमक है मान लेते हैं। अब क्या होता है, अगर म्यूकस होता नहीं, म्यूकस की मात्रा कम हो जाए या म्यूकस ना हो तो क्या होगा, HCl एसिड हमारे स्टमक के कांटेक्ट में आ जाएगा और कांटेक्ट में आने के बाद छाले हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका जितना भी फूड हो सकता है वो यहाँ से रिलीज़ होकर बाहर भी जा सकता है। ये बीमारी होती है अल्सर, है ना। ये म्यूकस जब नहीं होता या किसी कारण HCl एसिड सरफेस से टच होने लग जाता है तो अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने आपको म्यूकस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कैसे वर्क करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉपर वे में आपको समझाता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, दिस पार्शली डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक नाउ मूव फॉरवर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपकी स्टमक के अंदर जो पार्शली डाइजेशन हुआ है खाने का, वो जो मैंने बोला ना कि जो भी आपके स्टमक में था वो डाइजेशन हो रहा, वहाँ से डाइजेशन होना स्टार्ट करा, लेकिन वहाँ पर फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। वहाँ पर पार्शली यानी थोड़ा बहुत चीज़ें डाइजेस्ट हो गई और जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बचा हुआ डाइजेशन है वो अगले स्टेप में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है उसको फर्दर डाइजेशन होने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, the exit of food from the stomach अब is regulated by the sphincter muscle which release it small amount into the small intestine। अच्छा, क्या होता है स्पिंक्चर मसल, क्या होती है, स्पिंक्चर मसल होती है हमारे स्टमक के अंदर एक हमारे स्टमक के सबसे लास्ट में एक स्पिंक्चर मसल होती है। ये क्या करती है, अब क्योंकि पार्शली डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर हो गया है, अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो थोड़ा खाना करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजते हैं। तो ये जो खाना आता है स्टमक से कि कौन सी मसल्स के थ्रू आता है, स्पिंक्चर मसल्स के थ्रू आता है जो आपके स्टमक के जॉइंट्स में होती है। ठीक है,
अब क्या होता है यहाँ पर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने एलिमेंट्री कैनल के बारे में नहीं बताया, तो एलिमेंट्री कैनल एक बार एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनल क्या होती है? ये एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो माउथ से और एनस तक का जो जितना भी ये जो रास्ता है, पाथ है, ये पूरा पाथ, इसे एलिमेंट्री कैनल बोला गया। और एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा भाग जो होता है, एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और बहुत कम एरिया में ये घिरा हुआ होता है, लेकिन अगर इसको हम मेज़र करके देखें तो सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री कैनल इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करती है? ये 2 ग्लैंड से सेक्रेशन लेती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से 2 तरीके के एंजाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन होता है। कहाँ से होता है? लीवर से होता है, पैनक्रियाज। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड से सेक्रेशन होता है, जिसमें से एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। लीवर किसका सेक्रेशन करता है और पैनक्रियाज किस चीज़ का सेक्रेशन करता है और इनका वर्क क्या होता है, ये भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लीवर के बारे में। लीवर कैसे करता है वर्क, लीवर के बारे में बताता हूँ। द लीवर सेक्रेट द बाइल जूस। मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने अभी डाली थी, उसमें मैंने गॉल ब्लैडर के बारे में बताया। मैंने बताया था गॉल ब्लैडर में एक बाइल होता है जो कि लीवर के थ्रू बनाया जाता है। इसने भी यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है द लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस विच इज़ नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर उसको कैरी करके रखता है ना। और वो गॉल ब्लैडर इसलिए कैरी करके रखता है, जब हम खाना खाते हैं, जैसे पता लगता है गॉल ब्लैडर को कि खाना इनटेक हो चुका है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो जाती है बाइल। ये गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी बाइल जूस ने कैरी कर रखा है वो वहाँ पर रिलीज़ कर देती है। और ये जो बाइल होता है ये नॉर्मली ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। जो लीवर के थ्रू जो भी बाइल होता है नॉर्मली कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर करता है, और गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। क्लियर? बाइल का मेनली वर्क बताऊँ तो इसके पर 2 अलग फंक्शन होते हैं बाइल के। एक पहला फंक्शन बाइल का क्या होता है? इट प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम फॉर द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। इसने क्या करा कि हमें ये पता है कि अब जब खाना स्टमक के अंदर था तो उसमें HCl एसिड पूरी तरह घुल गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें एसिड पूरी तरह घुल गया था, वो जो खाने का जो नेचर था फूड का वो एसिडिक होगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिडिक फूड आएगा तो बाकी के जो एंजाइम होंगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये बाइल का, ये खाने को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम से, है ना। अब ये रीज़न क्या था इसका, एसिडिक मीडियम से इसको एल्कलाइन क्यों करना पड़ा, इसकी पूरी एसिड की मात्रा क्यों ख़त्म करनी पड़ी? तो रीज़न ये था कि अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक एंजाइम एसिडिक खाने पे वर्क नहीं कर सकते, उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर ठीक तरीके से वर्क करे, जिसकी वजह से बेसिकली बाइल के 2 डिफरेंट फंक्शन होते हैं। बाइल का 2 डिफरेंट फंक्शन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया स्टमक के अंदर स्टमक का जो इंटरनली जो नेचर था वो एसिडिक नेचर था, क्योंकि उसमें HCl एसिड था। अब क्या हुआ, जब खाना स्टमक के अंदर था तो उसकी जो मीडियम जो हो गया था खाने का वो एसिडिक मीडियम हो गया था। बट जब खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है तो वहाँ पर बाइल एक काम करता है। बाइल क्या करता है? खाने को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है जबकि वो एसिडिक मीडियम में होता है। जब तक वो स्टमक में था वो एसिडिक मीडियम में था, लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका मीडियम आपका कैसा हो जाता है? एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम
करने का जो श्रेय जाता है वो बाइल पे जाता है। और ये ऐसा करता क्यों है? रीज़न ये होता है कि पैनक्रियास क्या करती है? पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज़ करती है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो ओनली एल्कलाइन मीडियम पे ही वर्क कर सकते हैं। अगर उनको एल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा तो वो पैनक्रियाटिक एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो बाइल होता है वो उनको एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट करता है ताकि वो उसे ईजिली तरीके से डाइजेशन में हेल्प कर सकें। और दूसरा वर्क अगर मैं बताऊँ क्या होता है, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट्स। जो बाइल सॉल्ट होते हैं उनका बेसिकली फंक्शन होता है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप फूड में फ़ैट की मात्रा लेते हैं तो फैट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है या लार्ज ग्लोब्यूल्स में होता है। तो क्या बाइल सॉल्ट क्या करता है, वो उस फैट को स्मॉलेस्ट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। स्मॉलेस्ट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का रीज़न क्या था, इसलिए तोड़ता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उस पर ईजिली वर्क कर पाए, ईजिली डाइजेशन कर पाए। तो बेसिकली मैंने आपको बाइल का वर्क बताया, बाइल सॉल्ट का वर्क बताया मैंने यहाँ पर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इतनी देर से पैनक्रियाटिक जूस की बात चल रही है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की बात चल रही है, तो अब क्यों ना पैनक्रियास के बारे में हम पढ़ लें। तो पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। आपको पता है पैनक्रियास जो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है। पैनक्रियाटिक जूस करता क्या है बॉडी में, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। रियली क्या करता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना इस चीज़ को। पैनक्रियास अपने साथ जो पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज, एक होता है आपका ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। बेसिकली इन तीनों के फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। जो एंजाइम्स, जो आपके जो एंजाइम होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके एंजाइम एमिलेज होते हैं, जो पैनक्रियाटिक एमिलेज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द स्टार्च। जो आपने पढ़ा था आपने कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में टूटते हैं, फिर फर्दर क्या होता है, स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है इसे, ठीक है। स्टार्च की जो फॉर्म होती है उसको और इजीएस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। और दूसरी ओर जो ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन का मीनिंग क्या था यहाँ पर, ट्रिप्सिन एक एंजाइम था। इसका मेनली क्या आपको मैंने बताया था, ट्रिप्सिन का जो फंक्शन होता है मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। यहाँ पर प्रोटीन कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या होता है कि आपको सबसे पहले कुछ परसेंट प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया था या डाइजेस्ट हो गया था आपका स्टमक के अंदर, और जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसका पूरी तरह यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय ट्रिप्सिन के थ्रू। अब द एंजाइम लाइपेज, जो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है ब्रेक डाउन द एमिल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है, एमिल्सिफाइड फैट यानी फैट के जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं इसको भी तोड़ने का काम करता है। इस फैट पे पूरी तरह वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और बता रहा हूँ, यहाँ पर द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फैट को फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। After the digestion of molecules of food become very small and can then absorbed by the wall। इतने का है। अब जो आफ्टर डाइजेशन होने के बाद अब जो फूड के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो फूड के, उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। अब वो जो फर्दर न्यूट्रिशन जो होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। वहाँ पर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली। यहाँ पर क्या होता है, विली के बारे में बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम, ये विली के इंटरनली सरफेस होता है। विली के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटरनली सरफेस होता है जिसे हम विली बोलते हैं। विली क्या होता है, विली फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये जो बची हुई न्यूट्रिशन होता है उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्व करने का, ठीक है।
सो यहाँ पर विली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विली इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इनका स्ट्रक्चर उंगली नुमा इसलिए होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने सरफेस को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाएंगे। और विली के बारे में और भी चीज़ है। विली में यहाँ पर इसमें बेसिकली यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। विली के यहाँ पर जो ब्लड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पर एब्जॉर्व हो जाए और नेक्स्ट पार्ट में यानी बॉडी के जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको भेज दिया जाए। हमने लिखा हुआ है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द डाइजेस्टिव फूड reaches all part of the body where it become assimilated as the part of cell। यानी कहने का मतलब यही है, जो यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम फ्लो होती है यहाँ पर इसके अंदर ना जो ब्लड फ्लो होता है या विली के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सही होता है, तेज़ होता है। तेज़ इस ज़्यादा हाई इसलिए होता है ताकि यहाँ पर कम्प्लीटली तरीके से एब्जॉर्प्शन ब्लड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाए न्यूट्रिशन का, और ज़रूरत वाली जगह पर इसे पहुँचा दिया जाए। ठीक। द डाइजेस्टिव फूड विच इज़ नॉट यूज बाय आवर बॉडी। अब बहुत सारा हम फूड को डाइजेशन कर लेते हैं, और कभी कभार क्या होता है इंस्टेंट हमें बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको स्टोर करके रख लेते हैं। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, हमारे लीवर में इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं बताता हूँ अब आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे वर्क करती है। इसने बोला कि द अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, जितना भी फूड डाइजेशन हो गया तो ठीक है, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसने क्या बोला, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब यही था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बच गया था, उसको क्या करते हैं, वाइडर ट्यूब होती है, कनेक्टेड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड दस द लेफ्ट ओवर पार्ट बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें क्या होता है, फूड में वो जो फॉर्म थी, क्योंकि मैंने बताया था वो जो फॉर्म थी ना तो सॉलिड थी ना लिक्विड थी, सेमी सॉलिड थी, उसमें से सारा का सारा जितना भी लिक्विड था वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो बचा हुआ होता है मोस्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस एज फीसेस और स्टूल्स। इसने यही बोला है कि जो बचा हुआ सॉलिड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो एनएच के थ्रू फीसेस और स्टूल्स के फॉर्म में निकल जाता है। स्टूल्स और फीसेस यानी जो आप पोटीज वगैरह करते हैं हम लोग, वही चीज़ है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द एग्जिस्ट ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। यहाँ पर इसने ये बोला है, ये जो फूड, ये जो वेस्ट मटेरियल का एग्जिस्ट होता है ये, या इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसे डिटेल में आपको समझा सकें।